हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम डीएलएड 4th सेमेस्टर का जो आपका साइंस का सब्जेक्ट हो जाता है, इसके पवन सीरीज के लघुत्तरीय टाइप क्वेश्चंस की सीरीज को पढ़ेंगे, जो कि पार्ट फर्स्ट है। देखिए फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच जाए। और फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने बहुविकल्पीय टाइप क्वेश्चंस की सीरीज और अति लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस की सीरीज को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जो आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उनको बिल्कुल भी मिस मत कीजिए, उनको जरूर से जरूर आप लोग देखें, आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प कराएंगे। फ्रेंड्स, चलते हैं आज की सीरीज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य में कितने प्रकार के रुधिर वर्ग पाए जाते हैं? सर्वदाता एवं सर्वग्राही रुधिर वर्गों के नाम लिखिए। रुधिर वर्ग की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम लिखिए। तो इसमें आपका ये क्वेश्चन हो जाता है। और देखिए, इसमें एक क्वेश्चन आपका हो जाता है, रक्त को कितने वर्ग में विभाजित किया गया है, समझाइए। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन 2017 और 2019 में आया था। मानव के रक्त वर्ग के प्रकार तथा उनमें पाए जाने वाले प्रतिजन और प्रतिरक्षी को भी लिखिए। इस तरह का ये क्वेश्चन आपका 2018 में आया था। और जो हमने पढ़ा भी, मनुष्य में कितने प्रकार के रुधिर वर्ग पाए जाते हैं? सर्वदाता एवं सर्वग्राही रुधिर वर्गों के नाम लिखिए। रुधिर वर्ग की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम भी लिखिए। तो ये आपका 2022 का क्वेश्चन हो जाता है। अब ये जो आपके क्वेश्चंस हैं, यानी 3 क्वेश्चंस हो जाते हैं, इनका आंसर देख लेते हैं। आपका इस तरह से आए क्वेश्चन, या इस तरह से आए, या इस तरह से आए, तीनों के आंसर एक ही हो जाते हैं। ठीक है ना? तो समझ लेते हैं। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि मनुष्य में कितने प्रकार के रुधिर वर्ग पाए जाते हैं और सर्वदाता एवं सर्वग्राही रुधिर वर्गों के नाम। तो रक्त का पता सर्वप्रथम कार्ल लैंडस्टीनर, जो कि 1868 से 1943 नामक वैज्ञानिक ने 1930 ईस्वी में लगाया था। कब लगाया था? तो 1930 ईस्वी में लगाया था। कार्ल लैंड ने मनुष्य के रक्त को 4 वर्गों में बांटा है। 4 वर्ग वो कौन कौन से हो जाते हैं? तो आपका ए हो जाता है, बी हो जाता है, ए और बी हो जाता है, प्लस आपका ओ हो जाता है। अब इसको समझ लेते हैं। इसमें क्वेश्चन में ये भी कहा गया है कि सर्वदाता एवं सर्वग्राही रुधिर वर्गों के नाम। तो सर्वदाता और सर्वग्राही रुधिर वर्ग कौन हो जाते हैं? तो देखिए, रुधिर वर्ग प्रतिजन, एंटीजन, प्रतिरक्षी, एंटीबॉडी। तो आपका ए वर्ग हो जाता है, यानी ए, तो ये क्या है? प्रतिजन एंटीजन है, और प्रतिरक्षी बी हो जाते हैं, यानी एंटीबॉडी। बी आपका हो जाता है, तो ये बी प्रतिजन है, और प्रतिरक्षी ए बी, तो ए और बी कोई नहीं, ओ तो कोई नहीं, और ए और बी। अब यहाँ पे देख लेते हैं प्रतिरक्षी। तो ये प्रोटीन के बने होते हैं जो प्लाज्मा में पाए जाते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, ए और बी। जो प्रतिरक्षी होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? तो वो 2 प्रकार के होते हैं, ए और बी हो जाते हैं। प्रतिजन, ये ग्लाइकोप्रोटीन के बने होते हैं जो आरबी से चिपके रहते हैं। ये भी 2 प्रकार के होते हैं, ए और बी। तो इस तरह से आपके जो ये 3 क्वेश्चंस थे, उनके जो आंसर हो जाते हैं, यानी एक ही आंसर होता है, वो आपका कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन है, धातु तथा अधातु में अंतर बताएं। तो इसमें समझ लेते हैं धातु और अधातु को। ठीक है ना? तो सबसे पहले हम लोग किसको समझते हैं? तो सबसे पहले धातु को समझ लेते हैं, उसके बाद अधातु को समझ लेते हैं, और उसके बाद इसके अंतर को समझ लेते हैं। तो जो आपकी धातु हो जाती है, तो धातु की पारस्परिक परिभाषा उनके बाह्य गुणों के आधार पर की जाती है। किसमें की जाती है? तो बाह्य गुणों के आधार पर की जाती है। ठीक है ना? और सामान्यतः धातु कैसी होती है? तो चमकीली होती है। कैसी होती है? तो चमकीली होती है, और प्रत्यास्थ, आघातवर्धनीय और सुगढ़ होती है। और अगर अधातु की बात की जाए तो इसमें आपका हो जाता है रासायनिक वर्गीकरण में प्रयुक्त होने वाला एक शब्द है। अधातुओं की संख्या कितनी है? तो 18 हो जाती है। सबसे भारी अधातु आपका हो जाता है ऑस्टेटिने।
क्या हो जाता है, तो ऑस्टेटिने हो जाता है। अब इसके अंतर को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले अंतर आपका हो जाता है पारदर्शिता। तो धातु अपारदर्शी है और अधातु, तो अधातु पारदर्शी, अपारदर्शी तथा पारभासी तीनों होते हैं। उसके बाद क्षारीय प्रवृत्ति, तो धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। कैसे होते हैं, तो धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय होते हैं और अधातु के ऑक्साइड तो अम्लीय होते हैं। कैसे होते हैं, तो अम्लीय होते हैं। अब देखिए ध्वनि की बात की जाए तो धातु किसी वस्तु से टकराने पर ध्वनि उत्पन्न करते हैं और अधातु कोई ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। उसके बाद हाइड्रोजन से क्रिया, तो अधिकतर धातु हाइड्रोजन के साथ क्रिया नहीं करती हैं। कुछ धातुएं हाइड्रोजन के साथ अस्थायी यौगिक बनाती हैं और अधातुएं हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके स्थायी यौगिक बनाती हैं। अब अवस्था देख लेते हैं। तो अवस्था में धातु सामान्यतः ठोस होते हैं और पारे को छोड़कर, और किसको छोड़कर, तो सभी जो धातुएं होती हैं वो कैसी होती हैं, तो ठोस होती हैं, लेकिन पारे को छोड़कर उसमें आघातवर्धनता और तन्यता का गुण होता है। और अधातु की बात की जाए तो अधातु कैसी होती है, तो ठोस और कैसी होती है, और द्रव्य होती है और गैस, यानी तीनों अवस्था में होती हैं। किसमें होती है, तो तीनों अवस्था में होती है। उसके बाद आपका घनत्व तथा गलनांक हो जाता है। तो धातु अधिक घनत्व तथा उच्च गलनांक वाली होती है और अधातु का गलनांक एक घनत्व प्राय कम होता है। उसके बाद चमक देख लेते हैं। तो चमक आपके देखिए इसमें धातुओं में विशेष चमक होती है जिसे धात्विक चमक कहते हैं और अधातु में ग्रेफाइट, हीरा हो जाता। आयोडीन के अतिरिक्त अन्य धातु में कोई विशेष चमक नहीं होती है। यानी क्या कह रहे हैं कि जो धातुएं होती हैं उनमें चमक होती है, लेकिन जो अधातु होती हैं उनमें चमक नहीं होती है। मिश्र धातु, कुछ धातु आपस में मिलकर समांग मिश्रण बनाती हैं जिसे मिश्र धातु कहते हैं। अधातु आपस में मिलकर मिश्र धातु नहीं बनाती है, यानी जो अधातुएं होती हैं वे आपस में मिलकर क्या नहीं बनाती, तो वे धातुएं नहीं बनाती हैं। अम्लों से क्रिया, तो धातु अम्ल के साथ लवण बनाते हैं और अधातु अम्ल के साथ लवण नहीं बनाते हैं। चालकता, सभी धातु सुचालक होते हैं जबकि जो अधातु होते हैं वो ग्रेफाइट तथा कार्बन के अतिरिक्त अधातु कुचालक होते हैं। तो इस तरह से ये आपका कंप्लीट हो जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत धारा के खतरों से बचाव के लिए कौन कौन से उपाय आवश्यक हैं, संक्षेप में लिखिए। तो विद्युत धारा के खतरों से बचाव के उपाय, आग बुझाने के यंत्र काम करने की स्थिति में होने चाहिए, ट्यूबलाइट के बजाय एलईडी बल्ब का प्रयोग करें, इमरजेंसी के दौरान भागने के लिए सीढ़ियां एवं रिफ्यूज एरिया को खाली रखना चाहिए, कटे फटे अथवा क्षतिग्रस्त विद्युत तार को फौरन बदल दें, बिजली के खंभों और वृक्षों से दूर रहना चाहिए, धात्विक वस्तुओं से दूरी बनाएं, बिजली से सटे खंभों से जानवर न बांधें, बिजली के तारों पर लंगर आदि न डालें, बिजली के तारों के नीचे होलिका दहन न करें। तो इस तरह से आपका हो जाता है विद्युत धारा के खतरों से बचाव के लिए कौन कौन से उपाय हैं। तो इसमें आप लोगों ने पढ़ा कि देखिए क्या हो जाता है, आग बुझाने के यंत्र जो काम करने की स्थिति में हमेशा होने चाहिए और इसमें क्या हो जाता है कि बिजली जो होती है ना, बिजली के खंभे होते हैं ना, तो उसमें जानवर नहीं बांधने चाहिए। और जैसे बच्चे लोग होते हैं ना कि उनमें तार में वो लंगर टाइप का ये जैसे कि डाल देते हैं ना कि उसमें डोरी में थोड़ा सा कोई कंकड़ बांध के इस तरह से डालते हैं, फेंकते हैं, तो वो भी नहीं करना चाहिए। और बिजली के तारों के नीचे होलिका दहन नहीं करना चाहिए। तो इन सब सावधानियों को करना चाहिए और सावधानियों के हिसाब से ही चलना चाहिए, है ना।
उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है हेपेटाइटिस बी से संबंधित जानकारी प्रस्तुत कीजिए, इसके रोकथाम तथा उपचारों का वर्णन कीजिए। हेपेटाइटिस के लक्षण क्या हैं, यानी यहाँ पे अथवा हो जाता है, या तो ये क्वेश्चन हो या ये क्वेश्चन हो, आंसर आपका यही होगा, ठीक है ना। तो हेपेटाइटिस के लक्षण क्या हैं, यह किस कारण से होता है। तो हेपेटाइटिस के बारे में देखिए, यहाँ पे हेडिंग है तो देख लें। ये यकृत का रोग है। किसका रोग है, तो ये यकृत का रोग है। यकृत शरीर का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है। इस रोग में यकृत में सूजन आ जाती है। प्रारंभ में भूख ना लगना, जी मिचलाना, वमन के साथ तीव्र ज्वर, सिर दर्द तथा जोड़ों में दर्द होता है। संक्रमण के 3 से 10 दिनों के पश्चात मूत्र गहरे पीले रंग का तथा विष्टि मल हल्के रंग की आने लगती है, यानी जो विष्ठा यानी मल जो होता है वो हल्के रंग का आने लगता है। हेपेटाइटिस विषाणु का संक्रमण, इसको समझ लेते हैं। तो संक्रमण का रक्तदान, इंजेक्शन, सुई का 1 से अधिक व्यक्तियों द्वारा प्रयोग, गोदना, चुंबन, एक ही ब्लड का उपयोग करने से, संक्रमित जल या खाद्य पदार्थों से होता है। रोकथाम, क्लोरीकृत या ओजोन उपचारित जल का प्रयोग करना चाहिए। रोगी के वस्त्र, बिछौने तथा बर्तन आदि को समय समय पर निसंक्रमित करते रहना चाहिए। हेपेटाइटिस बी, इंजीरिया बी, शेनबेक बी का टीका लगवाना चाहिए। इसके उपचार की बात कर लेते हैं। तो उपचार में देखिए, चिकित्सक की सलाह पर इंटरफेरॉन इंजेक्शन से रोग का नियंत्रण संभव है। रोगी को पर्याप्त विश्राम करना चाहिए। प्रोटीन तथा वसा का उपयोग सीमित मात्रा से करना चाहिए। ऊर्जा युक्त स्वच्छ ग्लूकोज, गन्ने का रस आदि का प्रयोग करना चाहिए। ये उपचार इसके हो जाते हैं। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैव विकास क्या है, जैव विकास के सिद्धांत बताएं या जैव विकास परिकल्पना की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो इसमें जैव विकास के बारे में समझ लेते हैं। तो परिवर्तन के साथ आवरण जैव विकास की मौलिक परिकल्पना है। सजीवों की समष्टि या उनके समूहों के गुणों में होने वाले क्रमिक परिवर्तनों को जैव विकास कहते हैं। वास्तव में जैव विकास एक समष्टि आबादी में परिवर्तनों के संकलन के फलस्वरूप बने आगामी जीवों की नई समष्टि के विकास की प्रक्रिया, इसी को रूपांतरण के साथ अवतरण भी कहते हैं। कार्बनिक विकास के अनुसार वर्तमान में पेड़ पौधों व जंतु सभी समय के साथ सरल संरचना वाले आदिकालीन जीवों में प्राकृतिक व धीमी गति से लगातार होने वाले परिवर्तनों के फलस्वरूप विकसित हुई है। और जीवन की उत्पत्ति के ओपेरिनवाद के अनुसार प्रारंभिक कोशिका रूपी सरल आदि जीवों से एक और तो जटिल एक कोशिकीय जीवों का विकास हुआ तथा दूसरी ओर इसमें से कुछ ने समूहों में आकर प्रारंभिक बहुकोशीय जीवों की उत्पत्ति की। इन्हीं प्रारंभिक बहुकोशिकीय जीवों की कोशिकाओं के बीच धीरे धीरे श्रम विभाजन का विकास हुआ और यह अलग अलग कार्य करने लगे। इस श्रम विभाजन के फलस्वरूप में कोशिकीय विभेदीकरण हुआ। इस प्रकार धीरे धीरे शरीर के और अधिक सुचारू संगठन के कारण नई उन्नत श्रेणियों की जीव जातियों का विकास हुआ। इस प्रकार प्रारंभिक निम्न कोटि के सरल जीवों के समय के साथ क्रमिक परिवर्तनों द्वारा अधिक विकसित एवं जटिल जीवों की उत्पत्ति को ही जैव विकास कहते हैं। अब जैव विकास परिकल्पना की विशेषताओं को देख लेते हैं। तो इसमें हो जाता है जीवों में प्रकृति की बदलती हुई दशाओं के अनुकूल परिवर्तन होते रहते हैं। इन परिवर्तनों के फलस्वरूप नए जीव बनते हैं। आजकल पाए जाने वाले जीव इसी स्वरूप में नहीं बने हैं, अपितु करोड़ों वर्ष पूर्व के पूर्वज सरल संरचना वाले थे। कालांतर में उनकी सरल संरचना में परिवर्तन होते गए और धीरे धीरे अधिक से अधिक जटिल संरचना का विकास होता गया। प्रकृति की वातावरणीय दशाएं सदैव बदलती रहती हैं और जीवों के आदिकाल से ही परिवर्तन होते रहते हैं, आज भी हो रहे हैं और भविष्य में भी होते रहेंगे। अतः जैव विकास सतत रूप से होने वाली प्रक्रिया है। अब देखिए यहाँ पे समझ लेते हैं कि क्या बताया जा रहा है कि जो जीव होते हैं वो क्या होते हैं, उनमें परिवर्तन होता रहता है। कैसे परिवर्तन होता रहता है, जैसे आपके वैज्ञानिक हो जाते हैं, इसको समझ लेते हैं कायदे से
कि जैव विकास। तो इसमें आपका हो जाता है कि परिवर्तन कैसे होते हैं। तो परिवर्तन लेमार्क ने ये चीज़ बताई कि क्या था कि हर मनुष्य, हर जीव जंतु क्या करता है, वातावरण के अनुसार ढलता है और अपने आप को ढालने की कोशिश भी करता है। अगर वो ना ढाले तो क्या होगा, क्या उसका जीवन संभव होगा? नहीं होगा, वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। क्या कहते हैं, जैसे कहते हैं नहीं कि मनुष्य में, अगर मनुष्य है जिसने संघर्ष कर लिया उसने जीवन को जी लिया, जिसने संघर्ष नहीं किया उसने जीवन को नहीं जिया। यही चीज यहाँ पे हो जाती है, क्योंकि देखिए हमें क्या करना होता है, किसी भी वातावरण में रहना हो तो हमें उसके अनुकूल ढलना पड़ता है। जैसे क्या था, जिराफ, इन्होंने जिराफ पर उदाहरण दिया और सांप पर। जिराफ कैसे थे, तो इनकी देखिए लंबी टांगे और नहीं थी और लंबी गर्दन भी नहीं थी। इनको भोजन की तलाश में देखिए इधर उधर भटक रहे थे। इन्होंने पेड़ों पर देखा कि भोजन है और जमीन पर भोजन नहीं है, यानी कि घास नहीं है, तो क्या क्या पत्तियों को उचक उचक कर खाने लगे। अब क्या हुआ, जब वो उचके तो पीढ़ी दर पीढ़ी, क्योंकि परिवर्तन एक दिन में तो नहीं होता है, परिवर्तन होने में काफी टाइम लगता है। अभी मनुष्य है उसमें क्या परिवर्तन एक दिन में हो जाता है, किसी का नेचर एक दिन में चेंज हो जाता है। या आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं या आप पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो क्या एक दिन में आप कर लेते हैं? नहीं करते हैं। तो यही चीज यहाँ पे बताई गई है कि देखिए जो परिवर्तन हुआ वो कई पीढ़ियों के बाद उसमें अंतर दिखाई पड़ा। जैसे पहले छोटी गर्दन थी, छोटी टांगे थी, फिर क्या हुआ, ऊंची गर्दन यानी लंबी गर्दन, लंबी जो आगे की टांगे थी वो लंबी हो गई। यानी कि जो जिराफ ने जीना सीखा, यानी कि पर्यावरण के अनुसार, अनुकूलन के अनुसार अपने आप को वहां पे ढाल लिया, यानी भोजन की तलाश कर ली, वो जीवित रहे। लेकिन जिन्होंने नहीं किया वो जीवित नहीं रह पाए। तो यही चीज यहाँ पे बताई गई है कि जो वातावरण होता है उसके अनुसार ढलना ही रहता है। तो आप अपने लफ्जों में भी लिख सकते हैं और जो यहाँ पे डिटेल में दिए हुए हैं आप इसके अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं। आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होंगी। देख लेते हैं, नए जीवों तथा नई जातियों की उत्पत्ति जटिल एवं धीमी प्रक्रिया है जो हजारों वर्षों से पूर्ण होती है। देखिए वही चीज आ गई कि जो नई उत्पत्ति होती है तो क्या होता है, एक दिन में तो ऐसा नहीं होता है कि किसी की जो खूबी है वो निकल कर आ जाती है। जैसे वही चीज अभी बताया कि आप पढ़ रहे हो, आप स्टडी कर रहे हो, तो एक दिन में तो आप नहीं सीख जाते, एक दिन में कोई ज्ञाता नहीं बन जाता है। जब आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे, रोज पढ़ाई करेंगे, तभी तो उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। तो यही चीज यहाँ पे बताई गई है। उसके बाद समझ लेते हैं, अतः इस प्रकार के जीवों से दूसरे प्रकार के जीवों को बनते देखना संभव नहीं, किंतु अंतरक्रमण जीवों का पाया जाना इसका समर्थन करता है। किन्हीं दो वर्तमान जीवित जातियों की उत्पत्ति कालांतर में किसी न किसी समान पूर्वज से अवश्य हुई होगी। इसे एक वंशीय इतिहास कहते हैं, यानी किसी की जिसका भी जन्म हुआ है तो उसके कोई ना कोई तो पूर्वज होंगे ना, तभी तो उसकी उत्पत्ति हुई है। ये चीज बताई गई है। जैव विकास के सिद्धांत, तो जैव विकास के सिद्धांत के रूप में लेमार्कवाद, डार्विनवाद, नवडार्विनवाद और उत्परिवर्तनवाद हो जाता है। तो ये सिद्धांत हो जाते हैं। क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना का वर्णन कीजिए, इसके घटक को समझाएं। तो समझ लेते हैं, इसके घटक को समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या समझ लेते हैं, और भी क्वेश्चन है इनको पहले पढ़ लेते हैं। आपका जो 2017 में आया है वो इस तरह से क्वेश्चन आया है कि जैविक घटक क्या होता है, इसके घटकों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। और इस तरह से भी क्वेश्चन देखिए 2018 में आया, निम्न में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। आप लोग अच्छे से जानते हैं, देखिए बहुविकल्पी टाइप क्वेश्चंस और अति लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस उससे पहले जो क्लासेस ली उसमें भी हम लोगों ने डिटेल में चर्चा की, लेकिन आज फिर से हम लोग डिटेल में चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि आप जितनी बार पढ़ेंगे, जितनी बार आप लोग रिवीजन करेंगे, उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा है। क्योंकि चीजों को जितनी बार समझा जाए, तो ऐसा तो नहीं है कि चीजों को आपने जितनी बार समझा तो आपके लिए बेकार हो गए, ऐसा नहीं। आप जितनी बार समझेंगे उतना ही आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा और बेहतर से बेहतरीन चीजें बनती हैं, है ना। तो समझ लेते हैं, उत्पादक किन्हें कहते हैं और उपभोक्ता कौन होते हैं और अपघटक कौन होते हैं। तो इसको सबसे पहले देखिए, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा लेकिन चीजों को आप लोग समझिएगा और प्लीज वीडियो को स्किप ना कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा।
तो सबसे पहले समझ लेते हैं उत्पादक। उत्पादक कौन होते हैं? तो उत्पादक आपके जो हरे पेड़ पौधे हो जाते हैं वो उत्पादक हो जाते हैं। कौन? तो हरे पेड़ पौधे उत्पादक हो जाते हैं। ये क्या हो जाते हैं? तो ये उत्पादक हो जाते हैं। उसके बाद उपभोक्ता कौन हो जाते हैं? तो जो इनको खाते हैं, है ना। एक सीरीज बनती है जैसे खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला को आप लोगों ने पढ़ा, डिटेल में जाना, तो वही चीज हो जाती है। जैसे पेड़ पौधों को कौन खाता है? तो छोटे जानवर, जैसे खरगोश हो जाता है, गाय हो जाती है, बकरी हो जाती है। ये सब किसको खाते हैं? तो ये हरे पेड़ पौधों को खाते हैं। और उसके बाद देखिए जो ये छोटे जानवर है इनको कौन खाता है? तो इनको देखिए जो बड़े जानवर होते हैं वो खाते हैं। कौन खाते हैं? तो जो बड़े जानवर होते हैं वो खाते हैं, जो मांस खाते हैं। और उसके बाद ये उपभोक्ता हो जाते हैं आपके। और उसके बाद इसको कौन खाता है? तो बाज, शेर खाते हैं ना। और फिर जो अपघटक हो जाते हैं, ये अपघटक क्या होते हैं? तो अपघटक मृत जीवी जीव, यानी कि देखिए प्राथमिक उपभोक्ता आपका जो, यानी प्राथमिक उत्पादक। उत्पादक की यहाँ पे बात हुई है, तो जो प्राथमिक उत्पादक हो जाता है वो हरे पेड़ पौधे, जैसे कि अभी हमने आप लोगों को बताया। फिर प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीय उपभोक्ता, फिर उसके बाद कौन हो जाते हैं कि सर्वोच्च मांसाहारी और वातावरण मिट्टी, ये तो हो ही जाता है। तो इस तरह से आपका क्या बनता है? खाद्य जाल बन जाता है। और एक खाद्य जाल देखिए कहाँ होता है? देखिए समुद्र में भी होता है और पृथ्वी पर भी होता है। लेकिन जो जितने भी खाद्य जाल होते हैं वो खाद्य जाल सबसे पहले हरे पेड़ पौधों, पादप, प्लवक, इन्हीं से स्टार्ट होते हैं। अब अगर समुद्रीय खाद्य श्रृंखला को थोड़ा सा समझ लेते हैं, हालांकि यहाँ पे ऐसा पूछा नहीं गया, लेकिन हमको दोनों को समझना है। तो समुद्री खाद्य श्रृंखला आपकी हो जाती है, देख लेते हैं यहाँ पे, समुद्री खाद्य श्रृंखला। तो इसमें हो जाता है सबसे पहले आपके पादप हो जाते हैं, पादप प्लवक हो जाते हैं, ठीक है ना, पादप प्लवक। उसके बाद जंतु प्लवक हो जाते हैं। और उसके बाद छोटी मछली हो जाती है। कौन हो जाती है? तो छोटी मछली, यानी छोटी मछली हो जाती है। छोटी मछली को कौन खाता है? तो बड़ी मछली खाती हैं। और फिर बड़ी मछली तो स्तनधारी, ठीक है ना, स्तनधारी। तो इस तरह से आपका समुद्री खाद्य श्रृंखला हो जाता है। अब इसको समझ लेते हैं। इसमें उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक के बारे में पूछा गया है, तो इसका आंसर देख लेते हैं। हालांकि इसी पे डिस्कस कर रहे थे, आप अपने लफ्जों में इस तरह से लिख सकते हैं, और जो आपका इस यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है इस तरह से भी आप लोग लिख सकते हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र में जीवधारियों का समूह विभिन्न प्रकार के जीवों, पेड़ पौधों एवं जीव जंतु से मिलकर बनता है। इस तंत्र के अंतर्गत समस्त जीव अपनी खाद्य प्राप्ति के लिए मूल उत्पादक तथा पौधों पर निर्भर होते हैं। किसी पारिस्थितिकी तंत्र का क्षेत्र जल की एक बूंद के समान छोटा भी हो सकता है और एक विशाल समुद्र के समान बड़ा भी हो सकता है। पारिस्थितिक तंत्र जंगल या समुद्र, अस्थायी ताजे जल का तालाब या एक खेत, दोनों प्रकार का हो सकता है। संपूर्ण पृथ्वी एक बहुत बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है जिसके अंतर्गत पाए जाने वाले समस्त जीव समुदाय एवं सूर्य से प्राप्त होने वाले ऊर्जा पर निर्भर करते हैं। ये अपने लिए समस्त जीवनोपयोगी तत्वों की प्राप्ति वायुमंडल, जलमंडल एवं स्थल मंडल से करते हैं। पारिस्थितिक तंत्र को संरचना के आधार पर निम्नलिखित दो घटकों में विभाजित किया गया है, अजैविक घटक और जैविक घटक। इसमें अजैविक घटक कौन होते हैं इनको समझ लेते हैं। पारितंत्र के अजैविक घटक भौतिक वातावरण के मूल कार्बनिक तथा यानी मूल कार्बनिक तथा कार्बनिक अवयव हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं। कार्बनिक अवयव जैसे ऑक्सीजन O2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, नाइट्रोजन N2, हाइड्रोजन H2, खनिज एवं लवण कैल्शियम Ca, पोटेशियम K, फास्फोरस P, सल्फर S आदि हो जाते हैं। कार्बनिक पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, वसा एवं प्रोटीन आदि हो जाते हैं। जलवायु जैसे सूर्य का प्रकाश, जल, वायु,
मृदा, ताप आदि। अब जैविक घटक को देख लेते हैं। तो पादप जंतु और सूक्ष्म जीव पारितंत्र का जैविक घटक बनाते हैं। सूर्य के प्रकाश की विकिरण ऊर्जा के प्रयोग करने के आधार पर इन जैविक घटकों को निम्नलिखित 3 भागों में बांटा जा सकता है। उत्पादक, सबसे पहले उत्पादक को समझ लेते हैं। आप लोग अच्छे से जानते हैं जो हरे पेड़ पौधे होते हैं उनको उत्पादक कहते हैं, है ना। जो हरे पेड़ पौधे होते हैं उनको उत्पादक कहते हैं। देखिए इसमें समझ लेते हैं उदाहरण। हरे पेड़ पौधे सभी प्रकार के पर्ण रहित युक्त हरे पादप सूर्य के प्रकाश में संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन निर्माण करते हैं। किसके? तो सूर्य के प्रकाश में भोजन कौन बनाता है? तो हरे पेड़ पौधे। ऐसा नहीं है कि सूर्य सिर्फ हरे पेड़ पौधों को ही रोशनी दे रहा है, वो तो सबको रोशनी दे रहा है ना। लेकिन जो ये भोजन बनाते हैं तो हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश से। और इन पौधों को कौन खाता है? तो खरगोश, गाय, बकरी, इस तरह से। और उसके बाद उन जो खरगोश, गाय, भेड़, बकरी हो जाती है तो उनको कौन खाता है? तो बड़े जानवर, और उससे बड़े जानवर यानी कि शेर, बाघ ये खाते हैं। इस तरह से एक श्रृंखला बन जाती है। तो हम लोग उत्पादक के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उत्पादक को समझ लेते हैं। तो सभी प्रकार के पर्णरहित युक्त हरे पादप सूर्य के प्रकाश में संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन निर्माण करते हैं, अतः इन्हें स्वयंपोषी भी कहा जाता है, क्योंकि भोजन बनाने की क्षमता केवल स्वयंपोषी अर्थात हरे पेड़ पौधों में ही होती है, उनको उत्पादक कहते हैं। अब क्वेश्चन इस तरह से आपका आ सकता है कि उत्पादक कौन होते हैं, है ना। अगर बहुविकल्पी में आ गया तो आप क्या होगा, उसमें पेड़ पौधे भी दिए होंगे और 3 चीजें दिए होंगे। जब आपको पता है कि उत्पादक हरे पेड़ पौधों को कहते हैं तो आप उस पर टिक कर सकते नहीं, आपको करना रहता है। और अति लघु उत्तरीय टाइप में तो उसमें ऑप्शन नहीं दिए होंगे, आपको पता है उत्पादक कौन होते हैं तो आप लिख देंगे, है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। अब उपभोक्ता की बात की जाए तो उपभोक्ता कौन होते हैं? तो खाद्य पदार्थों का उपयोग करने वाले जीवों को उपभोक्ता या परपोषी कहते हैं। अब परपोषी देखिए, तो जो उपभोक्ता होते हैं उनको कहते हैं, ये निम्न प्रकार के होते हैं। तो प्राथमिक उपभोक्ता है, द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता। तो समझ लेते हैं प्राथमिक उपभोक्ता में कौन आते हैं। तो इन श्रेणी में वे जंतु आते हैं जो सीधे ही हरे पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अब प्राथमिक उपभोक्ता किन्हें कहते हैं? कि जो भोजन के रूप में हरे पेड़ पौधे खाते हैं, है ना। तो वो क्या कहलाते हैं? वो प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। इसलिए जंतु शाकाहारी कहलाते हैं, जैसे गाय, भैंस, ऊंट, बकरी, खरगोश, हिरण, टिड्डा, एफिड, पादप, सूत्रकृमि जैसे हेटेरोटेडा आदि हो जाते हैं। ठीक है ना। तो ये क्या हो जाते हैं? ये प्राथमिक उपभोक्ता हो जाते हैं, यानी कि ये क्या खाते हैं? तो ये पेड़ पौधों को अपना भोजन बनाते हैं, यानी ये शाकाहारी होते हैं। कैसे होते हैं? शाकाहारी। और शाकाहारी किनको कहते हैं? तो जो शाक सब्जी खाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद द्वितीय उपभोक्ता, तो इस श्रेणी में वो जंतु आते हैं जो शाकाहारी जंतुओं को खाते हैं, यानी जो पेड़ पौधों को जिन्होंने खाया वो शाकाहारी कहलाए और प्रथम उपभोक्ता है। लेकिन द्वितीय उपभोक्ता वो होते हैं जो प्रथम उपभोक्ता को खाते हैं। तो ये जो जंतु हो जाते हैं ये मांसाहारी कहलाते हैं, जैसे जोंक हो जाता है, मेढक हो जाता है, टोड, छिपकली, चिड़िया, बिल्ली, भेड़िया, मलेरिया फैलाने वाले मादा मच्छर, एनाफ्लीज आदि हो जाते हैं। अब तृतीय उपभोक्ता की बात कर लेते हैं। तो तृतीय उपभोक्ता कौन कहलाते हैं? तो इस श्रेणी में वो जंतु आते हैं जो द्वितीय उपभोक्ताओं मांसाहारी जंतुओं को अपना शिकार बनाते हैं, जैसे सर्प, बाज, सिंह, बाघ आदि। तो यहाँ पे ये तृतीय उपभोक्ता हो जाते हैं। उसके बाद अपघटक के बारे में समझ लेते हैं। तो अपघटक एवं अपर दुभोजी ये परपोषी मृतपोषी जीव मृत पौधों एवं जंतुओं के शरीर का अपघटन करते हैं, इन्हें अपघटक कहते हैं। परंतु कुछ जीव मृत पौधे या जंतुओं का तब तक उपभोग नहीं करते जब तक कि वे छोटे टुकड़ों या भागों में न विभाजित हो जाए। इन जीवों को अपरदभोजी या अपरदाहारी कहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद इसमें उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कवक हो जाता है, फफूंदी जिसको कहते हैं जीवाणु, प्रोटोजोआ, मृदा, सूत्रकृमि, केचुआ, जूलस,
स्प्रिंग टेल्स आदि हो जाते हैं। तो एक बार हम लोग फिर से समझ लेते हैं कि प्राथमिक उपभोक्ता, ये आप लोगों के लिए पहली बात तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग बहुत ध्यान से इसको देखिएगा, बहुत अच्छे से समझ लीजिए और चित्र वाइज समझ लीजिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए एक सर्किल बना लेते हैं। हालांकि जितने भी हमने जैसे बहुविकल्पीय टाइप, अति लघुत्तरीय टाइप और जो क्लासेस पढ़ाई जिसमें नोट्स बनवाए हैं, सब में हमने डिटेल में इसके बारे में बताया है और चित्र के साथ। फिर भी आज हम इसको डिटेल में चित्र के साथ बता देते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। जैसे ये एक सर्किल है, तो इसमें क्या है, तो ये जो सूर्य है, ये क्या है, तो ये सूर्य है। तो सूर्य के प्रकाश में जो पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे हो जाते हैं, ये क्या करते हैं, ये अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है ना। अब इन पेड़ पौधों को कौन खाता है, तो इन पेड़ पौधों को देखिए जैसे गाय हो जाती है, भैंस हो जाती है और बकरी और देखिए खरगोश, ये सब क्या खाते हैं, तो ये घास खाते हैं, है ना। खरगोश है, मूली गाजर ये सब यानी साग सब्जी खाते हैं, इसलिए क्या कहलाते हैं, तो ये शाकाहारी कहलाते हैं। अब इनको कौन खाता है, तो देख लीजिए इनको कौन खाता है। तो ये पहली बात तो ये प्राथमिक वो आपके जो पेड़ हो जाते हैं, पेड़ पौधे, ये उत्पादक हो जाते हैं। फिर उसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता में ये आ जाते हैं जो पेड़ पौधों को खाते हैं। फिर द्वितीय उपभोक्ता में आपके देखिए जैसे जोंक हो जाता है, मेंढक हो जाता है, चिड़िया हो जाती है ना, ये सब हो जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, तो ये इनका यानी भोजन के रूप में यूज करते हैं इनको, तो ये शाकाहारी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, तो ये शाकाहारी कहलाते हैं। और उसके बाद इनको कौन खाता है, तो तृतीय उपभोक्ता, जैसे बाज, शेर ये हो जाते हैं, बाज हो जाता है और शेर हो जाता है, बाघ हो जाता है, ये सब इसमें आ जाते हैं, तृतीय उपभोक्ता में आ जाते हैं। उसके बाद देखिए जो इनसे बचता है यानी अपशिष्ट पदार्थ, जैसे जो इन लोगों ने खाया, मृत पदार्थों को खाया और जो इनसे जो पदार्थ बच जाता है वो जो खाते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो वो अपघटक कहलाते हैं। देखिए यहाँ पे आप समझ लें कि जो परपोषी, मृत पोषी जीव, मृत पौधों व जंतुओं के शरीर का अपघटन करते हैं, इन्हें अपघटक कहते हैं। आई होप आप लोगों को चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर कहीं पर कोई भी कंफ्यूजन है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम उसका रिप्लाई आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर देंगे। सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और स्टडी को कंटिन्यू रखें।